नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। शाम के 6 बजे हैं और हाजिर हूं देश का मूड मीटर लेकर। रांची में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से आज इतना कैश निकला कि उसे गिनने में मशीनें फेल होने लग गई। हर कोई हैरान है इतना पैसा देखकर। आपके घर के पलंग पर गद्दे और बिस्तर बिछे रहते होंगे, मगर यहां नोटों का बिस्तर दिखाई दे रहा है। देखिए जरा, एक घर के अंदर नोटों का कैसा पहाड़ दिख रहा है। जहां नजर जा रही थी वहीं नोटों के बंडल दिखाई दे रहे थे। 500 के नोटों की गड्डियों से पूरा घर भरा हुआ था। थैले में नोट, आलमीरा में नोट, दराजों में नोट और तो और जूतों के डब्बों में भी नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईडी के अधिकारी जब छापेमारी के बाद नोट गिनने बैठे तो छोटी मशीन गर्म होकर बंद हो गई। मशीनों से धुआं निकलने लग गया। फिर इतने ज्यादा नोट गिनने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। लगातार नोट गिने जा रहे हैं। अभी भी ये गिनती का काम चल रहा है कि आखिरकार कितने नोट मिले हैं। करीब करीब 35 करोड़ से ज्यादा नोट अभी तक गिने जा चुके हैं और अभी गिनती जारी है। तो करप्शन लोक में करोड़ों के कैश और उससे जुड़े सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं मूड मीटर के वो सवाल जिनका कि देना है आपको जवाब। और वो सवाल हैं, जरा जल्दी से दिखाइए। सवाल नंबर 1, झारखंड के मंत्री के ठिकाने से करोड़ों मिलना क्या साबित करता है? और आपके सामने ऑप्शन है, कांग्रेस सरकार लूट की गारंटी है। ऑप्शन बी है, धनबल से चुनाव जीतना चाहती है। और ऑप्शन सी है, जांच में साबित होगा कि सच क्या है। सवाल नंबर 2, मोदी राज में करप्शन के खिलाफ ईडी के एक्शन को आप कैसे देखते हैं? और आपके सामने ऑप्शन है, भ्रष्टाचारियों पर मोदी की चोट सही है। ऑप्शन बी है, एक्शन के नाम पर सियासी इस्तेमाल हो रहा है। और ऑप्शन सी है, हर पार्टी ईडी का दुरुपयोग करती रही है, जो भी सत्ता में रही है। कहने का मतलब यह है। सवाल नंबर 3, इंडी गठबंधन के नेता जांच एजेंसियों पर सवाल क्यों उठाते हैं? और आपके सामने ऑप्शन है, भ्रष्टाचार पर बेनकाब हो गए हैं इसलिए। ऑप्शन बी है, जांच एजेंसियों से डर लगता है। और ऑप्शन सी है, मोदी को बदनाम करने की कोशिश है। तो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, उस मोबाइल कैमरे से स्कैन करना शुरू करिए और आपके सामने जो सवालों की लिस्ट खुलेगी, जवाब भरकर उसे आप सबमिट करिए। और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम चार जो लकी वोटर हैं उनका चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग शुरू करिए और हम लौटते हैं अपनी खबर पे, अपने एजेंडे पे। आपको याद होगा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जब भी जांच एजेंसियों का कोई बड़ा एक्शन होता है, इंडी गठबंधन के नेता ऐसे चिल्लाने लगते हैं जैसे वाकई में कोई जुल्म हो रहा। इधर ईडी सीबीआई ने कार्रवाई की, उधर एक सुर में उसे सब लोग गलत साबित करने में जुट जाते हैं। सवाल है कि अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई गलत है तो करोड़ों अरबों का कैश लोग कैसे सामने आ जाता है? कभी कांग्रेस के मंत्री के ठिकाने से तो कभी कांग्रेसी सांसद के ठिकाने से, कभी ममता के मंत्री के ठिकाने से तो कभी किसी और पार्टी के नेता के ठिकाने से। भाई एक बात तो समझ में आ जाती है सबको ना, कि करप्शन का जो गोदाम है वो जब बेपर्दा हो जाता है तो हर बार इंडी गठबंधन के नेता एक सुर में बोलने लग जाते हैं कि ये विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। जरा सुनिए, ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है ऐसे बयानों की। तो उनको यह भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। जांच एजेंसी जो इनके पार्टी के सेल है, ईडी, हम तो कहते हैं भाजपा के 3 जमाए, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो क्या इन नेताओं से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए
कि भाई अगर सियासी बदले के लिए एक्शन हो रहा है तो ये पैसा कहां से निकल जाता है? मोदी और उनके लोग क्या विपक्ष के घर में ये पैसे रख जाते हैं? ये नोटों की गड्डियां जूते के बॉक्स में छिपा कर रख जाते हैं? ये ईडी सीबीआई के लोग छापेमारी से पहले ऐसे नोटों के थैले लेकर आते हैं और विपक्षी नेताओं के घरों के आलमीरा में, गोदाम के दराजों में और उनके बिस्तर के नीचे सब बिछाकर चले जाते हैं। पैसा तो उन्हीं का है ना कि जिनके पास से वो बरामद हो रहा है। ऐसे में पीएम मोदी देश से जब पूछ रहे हैं कि क्या वो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दें ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये मुहिम चल रही है ये बंद हो जाए और भ्रष्टाचार का खुला खेल चलते रहे, जरा सुनिए एक बार पीएम। आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो कहीं सप्लाई होने के लिए रखे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ने देश भर में ऐसे ही काली कमाई के गोदाम बना रखे हैं? तो ईडी सीबीआई के छापे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की मुहिम है या विपक्ष को तोड़ने की मोदी सरकार की साजिश? अगर आपको इस सवाल का जवाब समझना है तो जरा आपको एक बार आंकड़ों को भी देखना चाहिए और आपको सब कुछ शीशे की तरह साफ साफ समझ में आ जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूपीए के 10 साल और मोदी राज के 10 साल को आमने सामने रखकर देख लीजिए। यूपीए के राज में 2004 से 2014 तक ईडी की टीम ने 112 छापेमारी की, जबकि मोदी सरकार में 2014 से 2022 तक अगर सिर्फ आंकड़ों को देखें तो 3010 छापेमारी हो चुकी है, यानी कि 28 गुना ज्यादा। यूपीए के मुकाबले ईडी की रेड करीब 28 गुना ज्यादा पड़ी। पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार पर कड़ी और बड़ी चोट करने के लिए खुली छूट दे रखी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छापे पड़ रहे हैं लोगों को डराने के लिए या लोगों को टारगेट करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए। ये सिर्फ छापे नहीं पड़ रहे, इन छापों का रिजल्ट भी आपको देखना चाहिए। मनमोहन सरकार में 2004 से 2014 तक यानी 10 साल में ईडी ने 5346 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। वहीं मोदी राज में 2014 से 2022 तक में 99,356 करोड़ यानी कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। अब आप कहेंगे कि इसमें से ज्यादातर कार्रवाई सिर्फ डराने के लिए हुई है, तो आपको एक और आंकड़ा देखना चाहिए। यूपीए के 10 साल में ईडी ने 114 चार्जशीट दायर की, वहीं मोदी राज में 2014 से 2022 तक यानी कि सिर्फ 8 सालों में, 10 साल में नहीं, 8 सालों में 888 चार्जशीट हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक के आंकड़े कहते हैं कि 5,906 केस दर्ज हुए और 1,442 मामलों में चार्जशीट हो चुकी है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग के 25 के, और इसमें से जो 1,000 से ज्यादा मामले जो दर्ज हुए हैं उसमें से 25 केस में ट्रायल पूरा हो चुका है और उनमें से 25 जिनमें से ट्रायल हुआ है उनमें से 24 मामलों में आरोपी दोषी ठहराए जा चुके हैं। यानी कि 25 में से 24 मामले में ईडी सही निकली, कोर्ट ने सही माना उनके आरोप को और उनको दोषी ठहराया जा चुका है। अगर इस तरीके से देखिएगा आप तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अगर कन्विक्शन रेट देखेंगे तो 96% से ज्यादा है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। उसके बावजूद भी लोग कहेंगे कि ये तो बदले की कार्रवाई है। इसके बावजूद ईडी सीबीआई टीम जैसे ही एक्टिव होती है पूरा विपक्ष एक साथ रुदाली करने में जुट जाता है। मोदी ने टारगेट किया, मोदी विपक्ष खत्म कर देंगे, मोदी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
सवाल है कि इतने सारे आंकड़े क्या झूठ बोल रहे हैं? कांग्रेस राज के 5,000 करोड़ के मुकाबले बीजेपी राज में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। मैंने आपको जो आंकड़े दिखाए थे वो 2022 तक के थे। 2025 तक के अगर 24 तक के आंकड़े अगर जोड़ लेंगे तो वो 1 लाख करोड़ से बहुत ज्यादा है। तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। यानी करप्शन के जरिए जमा की गई दौलत की रिकवरी कांग्रेस राज के मुकाबले मोदी राज में 20 गुना से ज्यादा हुई है। अब आप जरा एक आम आदमी की तरह, एक आम नागरिक की तरह सोचिए, क्या यह गलत बात है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? झारखंड में कांग्रेस के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर के पीए के नौकर के पास से 30 करोड़ कैश कहां से आया होगा? यह आपने सोचा? या तो घपले घोटाले का पैसा होगा या ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा होगा। अगर घपला घोटाला हुआ है, अगर उसका पैसा है तो वो आपका ही हक मारकर इकट्ठा किया गया है, और ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा है तो भी इसकी कीमत एक न एक दिन आप ही को चुकानी पड़ेगी। जहां से पैसा बरामद हुआ वहीं से कुछ चिट्ठियां और कागज भी मिले हैं, और अगर उन चिट्ठियों और कागजों पर एक नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग का कैसा खेल चल रहा था। इन कागजों पर लिखा हुआ है कि किस ब्लॉक के वीडियो को कहां ट्रांसफर करना है। कहते हैं कि एक एक वीडियो के मनचाहे ट्रांसफर के लिए 20 से 40 रुपए का रेट खुला रहता है। 20 से 40 लाख रुपए का रिश्वत दिया जाता है। इतने पैसे बिचौलियों और मंत्रियों को रिश्वत देकर जो अधिकारी आपके ब्लॉक में आएगा उसकी भरपाई वो कहां से करेगा? जो उसने 20, 30, 40 लाख रुपए जो उसने मंत्री या बिचौलियों को दिया है वो उसकी भरपाई तो करेगा ना। वो आपसे हमसे वसूलेंगे, हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत लेंगे। कुल मिलाकर इस तरीके से आपको करप्शन का जो जहां भी करप्शन आप देख रहे हैं उसका आखिरकार बोझ आपके हमारे सिर पे ही आता है। क्या आप इसका बोझ उठाने को तैयार हैं? जिस पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई होगी वो हर बार यही चिल्लाएगा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर इतना याद रखिएगा कि हमें हर हाल में करप्शन के खिलाफ होने वाली कार्रवाई के साथ खड़ा होना होगा, वो फिर चाहे किसी भी पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं हो। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि यह सिर्फ उनके नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि यूपीए के 10 सालों में जो घोटाले हुए उनकी लिस्ट कैसी है। कोयला घोटाला, 2G, स्पेक्ट्रम घोटाला, एंट्रिक्स का देवास डील में जो घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड, पनडुब्बी घोटाला, आदर्श हाउसिंग, ऐसे तमाम करप्शन है। अगर गिनाने लगूं तो पूरा 10 साल का अगर के सारे अगर घोटालों की लिस्ट अगर मैं गिनाने लगूं तो अभी पूरा शो निकल जाएगा। उसके अगेंस्ट आप मोदी के 10 साल देखिए, इनके भी 10 साल पूरे हो गए। अमित शाह कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि 25 पैसे का भी घोटाला निकाल कर दिखा दे विपक्ष। सुनिए जरा अमित शाह। नरेंद्र मोदी 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, उस पर 25 पैसे का भी कोई आरोप नहीं है मित्रों, कोई आरोप नहीं। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे लोग एक्शन पर सवाल कैसे उठाते हैं और उन सवालों को कितनी संजीदगी से लिया जाना चाहिए। आखिर सीबीआई, ईडी को खुली छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मोदी अगर भ्रष्टाचार खत्म करने की कसम ले रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? भ्रष्टाचार नहीं किया तो करोड़ों के कैश लोग कहां से सामने आ जाते हैं इन नेताओं के घर से? बंगाल से लेकर झारखंड तक कितने सियासी मामले हैं ऐसे, और करप्शन की कितनी कंपनी चल रही है? क्या ये सामने नहीं आना चाहिए? आपको इन्हीं सवालों को ध्यान में रखकर आज वोट करना चाहिए। जो हमने आपको आज 3 सवाल बताए हैं उस पर आप वोट करते रहिए। और हम चलते हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं उनके पास। सिद्धार्थ यादव हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता हैं। लोकेश जिंदल भाई, सवाल तो लोगों के मन में सबसे ज्यादा, जो सबसे पहला सवाल है तो यही उठ रहा है कि ये इतना सारा जो नोट दिख रहा है, इतना नोट की घर भरा हुआ है, जहां जो दराज खोलो, जो अलमीरा खोलो, सब जगह से नोट गिर रहे हैं। भाई ये कांग्रेस के नेताओं के घर से ये क्यों बरामद हो रहे हैं? रंजीत जी, बहुत खेद है कि इस तरह के नोट बरामद हुए, लेकिन इस तरह की वारदात को आप किसी पार्टी के साथ जब लिंक करते हैं तो वो सही नहीं है। अब जो कर्नाटक में हुआ, प्रज्वल रेवन्ना का जो कांड है, वो पूरे देश में निंदा का पात्र है। पूरे
देश में उसकी निंदा हो रही है, क्या उससे आप भाजपा को लिंक करेंगे? आप उससे पूरे पार्टी को? प्रज्वल रेवन्ना बीजेपी के नेता नहीं है। नहीं, जो जिस पार्टी के नेता है उस पार्टी की बात होनी चाहिए। लेकिन और क्यों नहीं किया जाएगा? अभी हाल ही में अगर उस आदमी की बात नहीं होगी, लेकिन उस पार्टी ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो उसकी बात तो होगी ना। एक मिनट सर। हाँ, अभी वर्तमान में जो है भाजपा के साथ में है वे, और भाजपा के पार्टनर है, तो भाजपा को भी इस पर एक बयान देना चाहिए। क्या अब तक भाजपा इसकी घोर निंदा करती हुई समक्ष आई है? कोई बयान दिया है भाजपा ने? नहीं दिया है। तो आप इस तरह की वारदातों को एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़कर उसका जो राजनीतिकरण है वह ना करें। नहीं भाई, हम राजनीतिकरण कहां कर रहे हैं? लोकेश जिंदल हम राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। राजनीतिकरण तो आप कर रहे हैं भाई। ईडी सीबीआई के हर कार्रवाई को राजनीतिक कार्रवाई, राजनीतिक विद्वेष से होने वाली कार्रवाई, विपक्ष को टारगेट करने वाली कार्रवाई तो आप बता रहे हैं। हम तो कहां कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल जोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं इसके डेड अगेंस्ट हूं। लेकिन क्या आप इसके साथ हैं? क्या आपके नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और जिसमें उनकी गलतियां पकड़ी जा रही है, उनका भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, क्या आप उस पर राजनीति करने से बचेंगे? देखिए, क्या चुप रहेंगे आप? हम इस चीज का विरोध नहीं करते जब ईडी अपना काम करती है। हाँ, हम उस बात का विरोध करते हैं जब ईडी अपना काम नहीं करती। हाँ, जब कोई भी नेता सत्ता पक्ष के साथ ज्वाइन हो जाता है, उसके बाद में सारी कार्रवाई रोक दी जाती है। हम इसका विरोध करते हैं। अगर ईडी को काम करना है तो ईडी निष्पक्षता के साथ पूरे देश में काम करे, किसी भी प्रकार का करप्शन, भ्रष्टाचार, उसको जड़ से उखाड़े। हाँ, हम लेकिन उसके साथ हैं। नहीं, वो सवाल बीजेपी के लोगों से होगा। लोकेश जिंदल, वो सवाल बीजेपी के लोगों से जरूर होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको अपने सवाल का जवाब देना चाहिए उन सवालों का जो आपकी तरफ उछाले जा रहे हैं। और वो सवाल ये है कि जब भी किसी कांग्रेसी नेता या इंडी गठबंधन के किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप क्यों कहने लग जाते हैं कि भाई ये जो है राजनीति से प्रेरित है और इसमें टारगेट किया जा रहा है? भाई, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ईडी की, तो आप उनके साथ खड़े हो रहे हैं ना, धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं ना उसी, और बावजूद इसके कि उसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप ही कह रहे हैं कि उनकी पोल खोल हमने ही की थी, हमने ही सारा आंकड़ा दिया था, पहले आप ही उसका श्रेय भी ले रहे थे, क्रेडिट भी ले रहे थे, और आज जब कार्रवाई हो रही है तो आप कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, गलत यह हो रहा है कि केवल और केवल विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। हम विरोध इस बात का कर रहे हैं कि ये जो सिलेक्टिविज्म है ईडी की कार्रवाई में, सिद्धार्थ यादव, इस सवाल का जवाब आपको देना ही चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है कि जो विपक्ष का नेता जब पकड़ा जाता है किसी भ्रष्टाचार में, वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई रुक जाती है, या वो एक तरीके से भाई जिसको आप भ्रष्ट बता रहे हैं उसको आप लेते ही क्यों हैं? पहली बात तो यह है। और आपके ऊपर आरोप है कि जब आप ले लेते हैं उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई बंद हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो हम भ्रष्टाचार को किस रूप में देखते हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। हाँ। किसी के घर से 35 करोड़ रुपए निकल गए और 5 सेकंड भी लोकेश जी उस पर जवाब ना दें और उसको गोल गोल घुमाने लगे और कहें कि नहीं एक गलत नहीं, ये तो वैसा वहां गलत हुआ था, और कोई और कहानी से जोड़ दें, तो किसी एक गलत को किसी चीज से कंपेयर करके वो सही नहीं हो जाता। गलत गलत है। भ्रष्टाचार इस देश के लिए नासूर है। हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि हम भ्रष्टाचार को लेकर के 0% की टॉलरेंस रखेंगे। उसके आंकड़े आपके शो ने ऑलरेडी दिखाए हैं, मैं उस पर ज्यादा उल्लेख नहीं करूंगा। और इसीलिए अगर 35 करोड़ किसी के नहीं, सिद्धार्थ यादव, जैसे लोकेश जिंदल अपने सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, आप भी नहीं दे रहे हैं। लोकेश जिंदल ने भी जब सवाल किया गया झारखंड का तो उन्होंने कर्नाटक घुमा दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी पार्टी में, तो आप जो है आप दूसरा जवाब दे रहे हैं। आपको भी उन सवालों का जवाब देना चाहिए। देखिए, दो लोग हैं डिबेट पे, कुछ बात लोकेश जी ने कही, उनकी बात का जवाब दूंगा। आप हैं, मैं कुछ और बात आपकी बात का भी जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल गोल गोल करने वालों में से नहीं हूं, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक जवाब दूंगा। तो पहली बात तो ये हुई कि क्या इनका भ्रष्टाचार को लेकर के एक आउटलुक है वो कांग्रेस पार्टी का एक्सपोज होता है। क्या झारखंड में हो रहा है, क्या उड़ीसा में हुआ था, साहू के घर से क्या निकला, और लगातार कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार को लेकर के क्या ट्रैक रिकॉर्ड है वो देश के सामने। अब ये हम पर आरोप लगाते हैं कि जो लोग हमारे साथ आ गए उन पर कार्रवाई रुक जाती है। एक भी व्यक्ति पे नहीं रुकी है। मैं आज आपके शो पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और लोकेश जी व्यक्ति का नाम लें, क्या कार्रवाई रुकी, किसने कार्रवाई करी थी और उसका स्टेटस बताएं, मैं एक एक पे जवाब दे सकता हूं। ये झूठ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ये टेलीविजन पर बैठ करके
बोलने लगेंगे। जितने भी लोग शामिल हुए जब तक इनके साथ थे, सबके केसेस कोर्ट के यहां पे चल रहे हैं। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए चार्जशीट फाइल करके उस कोर्ट में ले जाना और फिर कोर्ट में दोनों ही पार्टीज के लिए अपने आप को सच या झूठ साबित करना एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे देश का कानून कहता है। इनके यहां जब थे तब तो ये कहते थे नहीं नहीं कोई गलत बात नहीं है, जैसे ही कोई छोड़ करके आ जाए दूसरी तरफ वैसे ही कहते हैं अरे ये देखो कुछ नहीं कर पा रहे। इनको चाहिए कि भाजपा में आ गया तो 1 साल में कार्रवाई होनी चाहिए, पर लालू जी 20 साल में चारा घोटाले में जेल में गए तो 20 साल तक ठीक थे। इनके 5000 करोड़ के बेल पर इनके शहजादा परिवार मां और बेटे दोनों बेल पर बाहर हैं, वो दोनों ठीक हैं। इनके 350 करोड़ का बैग निकल रहा है। आज कितने डब्बे भर गए एक मंत्री के पीए के नौकर से। सोचिए पीए के पास कितना होगा, मंत्री के पास कितना होगा। और तो लोग जरा एक बार लोगों की राय को भी शामिल करते हैं। सिद्धार्थ इसमें लोगों की राय भी जरा शामिल करते हैं। हमने लोगों से यही सब सवाल पूछे थे, इसी से जुड़े हुए सवाल, और लोग क्या कह रहे हैं। जरा सवाल नंबर 1 हमने पूछा था कि झारखंड के मंत्री के ठिकाने से करोड़ों का मिलना क्या साबित करता है, और इसमें से 82% लोग कहते हैं कि कांग्रेस सरकार यानी लूट की गारंटी है। जरा देखिए, और 12% लोग कहते हैं कि धनबल से चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोगों की राय क्या है आपके सामने है। सवाल नंबर 2, मोदी राज में करप्शन के खिलाफ ईडी के एक्शन को आप कैसे देखते हैं? हमने सवाल पूछा था और इसमें से 95 नहीं बल्कि 96% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर मोदी की चोट बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3 दिखाइए, इंडी गठबंधन के नेता जांच एजेंसियों पर सवाल क्यों उठाते हैं? यह सवाल भी हमने पूछा था और इस सवाल के जवाब में 72% लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर बेनकाब हो गए हैं इसलिए उस पर सवाल उठाते हैं, और 22% लोग कहते हैं कि मोदी को बदनाम करने की साजिश है। तो यह है लोगों की राय इन सवालों पे। एक बार अब बस वक्त कम है, थोड़ा सा एक क्लोजिंग कमेंट लेते हैं। लोकेश जिंदल, आप ये कह रहे थे कि भाई जो कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा हो रही है। भाई आपके ऊपर कार्रवाई जब होती है तो एक तरफा दिखती है आपको, जबकि हकीकत यह है कि ज्यादातर जो नेता पकड़े जा रहे हैं आपकी पार्टी के हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो आप कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई है। तो भाई जो लोग गलत करेंगे उन्हीं को तो पकड़ा जाएगा ना। आपके पास कोई दूसरा सबूत है, कोई दूसरे नाम है तो लेके आइए कि हाँ इसने भी गलत किया, इस पर भी कार्रवाई करो। रंजीत जी, बिल्कुल कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। देखिए, जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के साथ धन अर्जित करता है वो जो एक सामान्य नागरिक है, जो एक सच्चा नागरिक है, उसके साथ अन्याय करता है। जब ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है वो एक तरह से एक सभ्य सच्चे भारतीय के साथ न्याय होता है। हाँ, तो नहीं तो आगे से आप इस पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये आप कह रहे हैं ऐसा कि आगे से पॉलिटिक्स नहीं करेंगे? छोटा सा जवाब दूंगा बात पूरी करूं, बस 20 सेकंड में बात करिए, पूरी खत्म, समय नहीं है। हाँ। और अगर किसी भ्रष्ट को बचाया जाता है तो वो उस आम नागरिक के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं इसका जवाब दे देता हूं। छोटा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि नारायण राणे, अजित पवार, हसन मुशर्रफ, शुवेंदु अधिकारी, इन सब के खिलाफ ईडी ने किसी वक्त पे केस दायर किया था उनके खिलाफ। हाँ, आप केस टू केस जल्दी से जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ। डिबेट में इतना समय नहीं है। पहली बात तो जिनकी बात कर रहे हैं उन सबका मैं केस टू केस एक एक का बता सकता हूं, किस पे ईडी का केस है, किस पे सीबीआई का केस है, और कोई केस बंद नहीं हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड फैक्ट पे बोल रहा हूं, लंबा समय रखिएगा, लोकेश जी को केस बाय केस बता दूंगा। पर मैं एक जो पॉलिटिकल बात आपके शो पे कहना चाहता हूं, जरूर सुनिएगा। इनका अगस्टा वेस्टलैंड का स्कैम हुआ, हम विपक्ष में थे, हम एसी कमरों में बैठ करके नहीं, इनके खिलाफ सड़कों पे उतर करके इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते थे। बोफोर्स का स्कैम हुआ, हम विपक्ष में थे। कॉमनवेल्थ का स्कैम हुआ, हम विपक्ष में थे। आईपीएल का स्कैम हुआ, हम विपक्ष में थे। देवास स्कैम हुआ, हम विपक्ष के अंदर थे। एलआईसी का स्कैम हुआ, हम विपक्ष के अंदर थे। हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, हम विपक्ष के अंदर थे। अरे हमने कुछ गलत किया तो आप उतरिए सड़कों पे। बिल्कुल, आपको एक्सपोज करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। बिल्कुल, बैठ करके बोलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त इतना ही था मूड मीटर में आज, और हम सीधे चलते हैं अपने सहयोगी के पास। उससे पहले लेकिन अरिंदम विश्वास झारखंड और संगीता देवी बिहार, इन दोनों को आज मूड मीटर की तरफ से इनाम मिलता है। बाकी 2 और नाम जल्दी से दिखा दीजिए। आनंद प्रताप उत्तर प्रदेश और दीपा चावला महाराष्ट्र की हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट भी हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये थे आज के मूड मीटर के विजेता, और अब चलते हैं